वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मॉड्यूल नंबर 2। ओके, फर्स्ट मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो चुका था। इट्स ऑल रिलेटेड टू ट्रांसमिशन लाइन। अब हम हमारे नए मॉड्यूल की तरफ चलेंगे जो कि है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड। ओके, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होने वाला है, बेसिक होने वाला है। देखो, EMFT में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेसिक हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ा था। मॉड्यूल 2 में भी फिर से वही कंसीडर किया गया है। डोंट वरी, इसको हम जल्दी से निपटा लेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे अटेम्प्ट करेंगे मॉड्यूल नंबर 3 पे। ठीक है, तो मॉड्यूल नंबर 2 का सबसे पहला टॉपिक, बिकॉज हमें मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़नी है। अब आप जानते हो कि मैक्सवेल ने क्या किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जितने रूल्स दिए गए थे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जितने रूल्स दिए गए थे, सबको उठाया था और अपने हिसाब से उसने कितनी इक्वेशन दी थी, 4 इक्वेशंस दी थी। क्लियर है ना? तो उन इक्वेशंस तक हम पहुंचेंगे इन 2-3 क्लासों में। उसके बाद में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शुरू करेंगे, रिफ्लेक्शन वगैरह एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे, डोंट वरी, तसल्ली से बस देखते हुए चलो। देखो बेटा, तो आज हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ना वर्ड से क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। तो पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब देखो, सब लोग आप लोग अच्छे से जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? एक चार्ज की वजह से। किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कि भाई चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है, ये किसने बताया था? तो ये सबसे पहले जो इंसान थे उनका नाम था गाउस। कौन था? गाउस। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा गाउस लॉ। जानते हो कि नहीं जानते हो? गाउस लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। क्या कहता है गाउस लॉ, समझिए। देखो, तो पहले गाउस लॉ का गाउस भाई साहब ने क्या कहा था, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये सारी चीजें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी है, और वैसे भी मैं आराम से पढ़ाऊंगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्ती से समझते हुए चलो। देखो, हमारे एक भाई साहब हुए थे, गाउस भाई साहब। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक बात कही थी। क्या कही थी? सुनो। इन्होंने क्या बोला, समझिए। इन्होंने बोला कि द फ्लक्स, ध्यान से सुनना, फ्लक्स। अब यहां पे फ्लक्स है। अब फ्लक्स दोनों में होता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है। तो इसको थोड़ा क्लियर कर लो। फ्लक्स मतलब यहां पे लिखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट passes through a closed surface is equivalent to the closed integration बस लिखते हुए चलो, ठीक है? सारी कहानी समझा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। इक्विवेलेंट टू द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द सरफेस। ओके, और इसकी एक डेफिनेशन और दे सकते हो, और लिख लेना नोट बना के। क्या? कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equivalent to the 1/epsilon times of charge that enclosed by a surface, दोनों लाइनें ध्यान से सुन लेना। क्या बोला था गाउस भाई साहब ने? गाउस भाई साहब ने बोला है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट पासेज थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्विवेलेंट टू द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द सरफेस। ओके, सेकंड उसने बोला था कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्विवेलेंट टू द 1/epsilon टाइम्स ऑफ चार्ज दैट एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस।
इन दोनों का क्या मतलब है? ये अलग अलग नहीं है, एक ही बात है, एक ही बात उसने कही थी। क्या कही थी, क्या नहीं कही थी, पहले इनको आप लिख लो, क्लियर कर लो। लिख लिया, नोट्स बना लिया, ओके। अब थोड़ी देर तसल्ली से बैठ जाओ, ये कहानी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, अब करते हैं समझना शुरू। अब सबके पहले तो मैंने आपको बोला कि हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, परफेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में किस भाई साहब ने बताया था? गाउस भाई साहब ने बताया था। अब इन्होंने क्या बताया, क्यों बताया, जरा उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, हम लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, जो आप लोग जानते हो वहीं से शुरुआत करूंगा। देखो, हम लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल अगर मान लो कहीं पे रखा हुआ है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि सर एक चार्ज पार्टिकल जो स्टैटिक रखा हुआ है, जो एक जगह मूवमेंट नहीं कर रहा है, जो एक जगह रखा हुआ है, इस स्टैटिक चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, निकलती है। पढ़ा होगा 11th-12th में आप लोगों ने, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताओ। सही बात है, अरे क्लियर है कि नहीं है? मतलब हमें यह जरूर पता है कि किसी पर्टिकुलर चार्ज से उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्या होती है, बाहर निकलती है। कौन सी लाइंस होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। जानते हो कि नहीं जानते हो, बताओ पहले, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो बाहर की तरफ जाएगी, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो अंदर की तरफ आती। सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि ये लाइंस अगर बाहर जा रही है तो ये वापस ऐसे नहीं है कि मुड़ के यहीं आ जाएगी, मतलब ये कभी भी लूप नहीं बनाती है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस लूप बनाती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कभी भी लूप नहीं बनाती है। तो ये बाहर जा रही होगी या अंदर आ रही होगी। क्लियर है कि नहीं है? ओके। अब देखो, गाउस ने जो भी दो रूल्स दिए थे, गाउस ने बोला कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्विवेलेंट टू समथिंग, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्विवेलेंट टू समथिंग। मतलब उसने हमेशा बात किसकी की? फ्लक्स की बात की। भाई ये हमें पहले से पता था कि जब कोई स्टैटिक चार्ज होता है तो वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करता है, ये हमें पता था, सही बात है। लेकिन इसने भाई साहब ने बात की फ्लक्स की। अब पहले तो हम ये जानते हैं कि फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स होता क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स, मैं कह रहा हूं कि फ्लक्स क्या होता है। अब फ्लक्स जो होता है वो एक सिंपल सी बात है कि जैसे बेटा हो, अगर मान लो एक रूम का है, एक रूम का गेट है, या एक मॉल है, एक मॉल का क्या है, गेट है। बाहर से इंसान आ रहे हैं, अंदर मॉल में क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। तो गेट जो है ना वो काउंट कर रहा है कि उसमें से कितने लोग पास हुए। जैसे पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, सही बात है। तो उसने क्या की? काउंटिंग की। क्या की उसने? काउंटिंग की कि कितने लोग अंदर गए। अब मान लो ये गेट है, मान लो ये गेट है, अब यहां से इधर 10 लोग निकले, तो उसने बोल दिया कि भाई 10 लोग मॉल के अंदर चले गए। मान लो इसमें से वापस निकल गया कितने? 5, ठीक है, तो 5 माइनस हो गए। तो अब ये क्या बोलेगा कि मॉल के अंदर कितने बचे हैं? 5 बचे हैं। भाई यही बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बिल्कुल सही है। मतलब अगर किसी क्लोज सरफेस एरिया में से अगर कोई क्वांटिटी एंटर हो रही है या लीव हो रही है, तो उसकी काउंटिंग करने वाला कि कितना एंटर हो रहा है या कितना वहां से लीव कर रहा है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड फ्लक्स। उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। अब अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। सही बात है। अब हम अभी बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रिक बिहेवियर की। इसलिए गाउस के लिए जहां भी आप फ्लक्स बोलोगे उसका मतलब आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। समझ में आ गई कहानी? ओके, तो क्या बोलोगे भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या बोलोगे? तो आप क्या बोलोगे कि फ्लक्स इट्स डिफाइन। अब देखो, मैंने बोला कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैंने क्या बनाया यहां पे? ये लाइंस बनाई है कि नहीं बनाई है? बिल्कुल सही बात है। मतलब कोई भी फील्ड दिखाने के लिए उसकी क्या होती है? लाइंस होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो इन लाइंस को आप क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलोगे। सही बात है। अब जैसे ये एक इंसान है, 2 इंसान है, 3 इंसान है, तो जितनी लाइंस जाएगी उतने को वो क्या कर लेगा? काउंट कर लेगा। दैट इज कॉल्ड योर फ्लक्स। तो क्या लिखोगे कि फ्लक्स इट्स डिफाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, the number of electric field lines that passes through a closed loop या सरफेस, आपको जो भी बोलना हो। सही बात है। जैसे दरवाजा एक बंद होता है ना, तो उसमें से कितने लोग निकल रहे हैं,
दैट इज इक्विवेलेंट टू योर फ्लक्स। सर कहानी में कुछ मजा नहीं आ रहा, कहानी कुछ समझ नहीं आ रही है, ठीक है चलो बेटा इसको थोड़ा सा समझने लायक बना देते हैं। ओके अब समझिए, देखो भाई मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैंने बोला कि सपोज दैट यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, या ऐसा समझ लो कि यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस थी, या ऐसा समझ लो कि ये एक कोई क्लोज सरफेस है, यू एनीथिंग किसी भी शेप में कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है। ये ऐसा समझ लो कि एक गुब्बारा है, हवा का एक क्या है, गुब्बारा है, चारों तरफ से बंद है, क्लोज सरफेस है, ठीक है। ओके अब उस गुब्बारे में, उस गुब्बारे के अंदर यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रेजेंट है। भाई गुब्बारे में जैसे क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है, ऐसा समझ लो, है ना। अब इस गुब्बारे में एक छेद हो गया, यहां पे ये ऐसा छेद हो गया। अब छेद हो गया तो क्या हो गया, इसमें से हवा बाहर निकलेगी, समझ में आ गया। ये छेद जो होगा उसका कोई ना कोई एरिया जरूर होगा। भाई जैसे गोल छेद हुआ तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, रेक्टेंगुलर हुआ तो लंबाई इंटू चौड़ाई होगी, एरिया जरूर होगा, होगा कि नहीं होगा, सही बात है। तो उस छेद में से कितनी हवा बाहर निकलेगी वो डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा छेद है। अब छेद कितना बड़ा है ये कैसे डिसाइड होगा कि सर उसका एरिया कितना है। अगर पाई आर स्क्वायर ज्यादा है तो मतलब बड़ा छेद है, छोटा छेद है तो एरिया उसका कम रहेगा, सही बात है। मतलब मान लो ये एक छोटे से एरिया, मान लो ds एरिया, ये एक छोटा सा एरिया है, उसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बाहर निकल रही है। मान लो ये हवा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो मैंने बोला कि बेटा बताओ फ्लक्स कितना है, मैंने बोला कि बताओ बेटा फ्लक्स कितना है। क्या बोला मैंने, फ्लक्स कितना है। तो गाउस ने क्या बोला था कि अगर एक एनक्लोज सर्कल हो, अगर एनक्लोज कर दिया जाए किसको, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसको, एक चार्ज को, समझ में आ गया। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब अंदर क्या है, चार्ज है। अब ऐसे समझ लो एक गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर क्या है, हवा भरी हुई है, समझ में आ गया। तो वो जो हवा भरी हुई है, वो हवा जब इसमें से निकलेगी तो यहां से कितना फ्लक्स, मतलब कितनी हवा बाहर निकलेगी, कितनी हवा बाहर निकलेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोलूंगा तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बाहर निकलेगी, दैट इज योर फ्लक्स एंड इट्स इक्विवेलेंट टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू दैट सरफेस। सरफेस कितना था, छेद कितना सा है, इतना सा है, इसमें से कितना निकलेगा, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से बंद आपका एक गोला है, क्लोज है, उस एरिया में से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो कितनी निकलेगी, तो इतनी निकलेगी। ये किसने बोला, गाउस ने बोला। या उसने बोला कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो वो किसकी वजह से आ रहा होगा, चार्ज की वजह से आ रहा होगा। तो ये देखो कि अंदर कितना चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है, तो उसने बोला कि Q होगा कितने टाइम्स, 1/ε टाइम्स। समझ में आया या नहीं आया। ये दो लाइंस बोली थी किसने, गाउस ने। ये मैंने आपको एक जनरलाइज बताया, छोटा सा रूल है, सिंपल सा है और इंटरेस्टिंग है। अब बताओ कितना सिंपल है ये, है कि नहीं है। हाँ इसको आगे जाके बड़ा इंटरेस्टिंग बना दूंगा मैं, ठीक है ना। हाँ लेकिन अभी इतना समझ लो, समझ में आ गया। चलो ये हम लोग अप्लाई कहां करते हैं, इसका रूल्स क्या है और हम लोग इसको कैसे यूज में लेंगे, मैं वो भी बताऊंगा कि हम कैसे यूज में लेंगे, ठीक है। ओके इसको मैं हटा देता हूं, अब समझिए, अब लिखना, ठीक है। ओके भाई गाउस लॉ जो है इसके यूजेज क्या है ये लिखना आप, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द गाउस लॉ लिखो, एप्लीकेशन ऑफ द गाउस। ये सारी चीजें मैं बहुत पहले बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। हाँ पर अभी फिर से बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आसानी से देख लो। सबसे पहले, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। जैसे मान लो एक ये यहां पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है, चार्ज है मान लो आपका कितना Q। अब एक बात बताओ बेटा, जैसे सपोज दैट ये पेन का मार्कर है, ये ढक्कन है, एक छोटा सा पॉइंट है सपोज दैट, ठीक है ना। अब इसे मुझे, भाई गाउस ने क्या बोला था कि एनक्लोज सरफेस। अब अगर इस पॉइंट को मुझे एनक्लोज करना है, मतलब चारों तरफ से ढकना हो, किसी कंचे को चारों तरफ से ढकना हो, तो क्या करोगे, क्या बनाओगे उसके चारों तरफ। अगर मान लो ऐसे प्लेट खड़ी कर दी तो सिर्फ एक तरफ से ढकेगा, ऐसे ऊपर चद्दर उठा दिया तो नीचे से बगल में से रह जाएगा। क्या करना पड़ेगा सर, एक चारों तरफ क्या बनाना पड़ेगा, एक स्पेयर बनाना पड़ेगा, एक गोला बनाना पड़ेगा, सही बात है। तो इसका जो क्लोज सरफेस रहेगा एक पॉइंट चार्ज का, भाई गाउस लॉ किस पे लगता है, पॉइंट सरफेस पे लगता है।
तो अगर मैं बनाऊंगा तो इसके चारों तरफ मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक स्पेयर बनाना पड़ेगा सर। बताओ क्या यही होगा क्लोज लूप, ये क्लोज सरफेस? सही बात है नहीं है? क्या होगा, स्पेयर होगा कि नहीं होगा? बताओ क्या एक पॉइंट चार्ज के लिए चारों तरफ जो क्लोज लूप बनेगा, क्लोज सरफेस बनेगा, क्या वो एक स्पेयर होगा? बिल्कुल सही बात है। अब मान लो मैंने बोला कि यहां से लेके ये जो स्पेयर है, इस स्पेयर की रेडियस है r। अब पता है आपको गाउस लॉ कब काम आता है? गाउस लॉ काम आता है फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझना कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा ध्यान से समझो। मान लो यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लो मैंने बोल दिया कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकल रही होगी। बताओ निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकल रही होगी बाहर, ठीक है। अब मैंने बोला कि मान लो इस पॉइंट चार्ज से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये यहां पे कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस ले ली मैंने। अब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये मुझे बताओ। मैंने ये बोल दिया, तो आप क्या करोगे, गाउस लॉ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि इस चार्ज को, इस पॉइंट चार्ज को एनक्लोज करने वाला लूप बनाएंगे, जो कि क्या होगा, स्पेयर होगा, जो कहां से गुजरना चाहिए, जो वहां से गुजरना चाहिए जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। मान लो यहां देखना है, तो यहां से गुजरता हुआ एक क्या बना दो, स्पेयर बना दो। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस इस स्पेयर की क्या कहलाएगी, रेडियस ही कहलाएगी ना बेटा। बताओ कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? सही बात है, बिल्कुल सही है। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूं? अरे बेटा गाउस लॉ लगा दे। क्या कहा था गाउस ने? गाउस ने यह बोला था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना है तो क्या करो, कुछ मत करो, पॉइंट चार्ज लिया, चारों तरफ क्लोज सरफेस बना दिया, बिल्कुल बना दिया सर, स्फीयर बना दिया, ओके परफेक्ट है। तो आप इंटीग्रेशन कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके रेस्पेक्ट में, उस सरफेस के रेस्पेक्ट में। कर दिया भाई, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का उस सरफेस के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया। परफेक्ट है ना? ओके, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। ओके, या उसने और क्या बोला था, या उसने ये बोला था कि आप ये भी कर सकते हो और दूसरा ये भी कर सकते हो कि फ्लक्स जो होता है वो 1/ε टाइम्स ऑफ एनक्लोज चार्ज कितना है, क्यू के बराबर होगा। अब बताओ, अब ये सरफेस कौन सा है, क्लोज सरफेस कौन सा है बेटा, सर स्फीयर है। अब स्फीयर का सरफेस क्या होता है बताओ, 4πr²। बताओ यही होता है कि नहीं होता है? तो इसके चारों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो 4πr²। क्या बनेगा ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड विद डॉट 4πr²। यहाँ क्या आ गया, Q/ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था आप लोगों ने, निकाल लो, इसको ले जाओ इधर, ये हो जाएगा Q/4πr²ε0। आपने क्वांटिटी पढ़ी होगी K, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, जानते हो ना। क्वांटिटी क्या होती है ये, 1/4πε0, एक कांस्टेंट होता है। ओके, तो 1/4πε0 को आप K लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो दिस इज योर KQ/r²। बताओ क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, एक पॉइंट चार्ज के लिए किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर क्या होता है, KQ/r²। किससे निकाला, गाउस लॉ से निकाला। अप्लाई हुआ रूल, बिल्कुल हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक बात बहुत समझने लायक है, अब क्या है वो समझिए। देखो ये जो आपने रूल लगाया ना, यहाँ पे आपने लिखा है ये, समझना बेटा, फाई आपने लिखा है क्लोज इंटीग्रेशन, ये तो समझ गए। आपने लिखा है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। सरफेस भी एक वेक्टर होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? जैसे बोर्ड है, क्या ये बोर्ड वेक्टर है क्या, बिल्कुल वेक्टर है सर। इसके सरफेस के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होती है, सही बात है। मतलब ये भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर होता है, ये डायरेक्शन होती है, सही है। इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर आप इसको ओपन करके लिखना चाहो ना, तो आप इसको ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हो कि E ds cos ऑफ थीटा, या E cos ऑफ थीटा ds, और इसका इंटीग्रेशन है एक्चुअली। समझना यहां बात को, यहां पे जो थीटा है, ये जो थीटा है ये आपका है एंगल बिटवीन ds मतलब सरफेस, ठीक है ना, एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड। किस किस के बीच में है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। आप बोलोगे सर यहां तो आपने एंगल लिया ही नहीं। बेटा जरा चेक करके देख, इस पॉइंट पे चाहिए था तुझे, ठीक है, यहां निकालना था फ्लक्स, तो तूने क्या किया, यहां पे एक छोटा सा छेद किया, यू कर दिया छेद है। अब यहां से इधर क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकल रही है। अब सोच ऐसा हुआ है,
मान ले ये एक तेरा सरफेस था, यूं गोला था गुब्बारा। अब गुब्बारा का एक सरफेस था यहां पे, इसमें तूने यहां पे थोड़ा सा छेद कर दिया, मान लो ये उंगलियों से जहां से पेन निकल रहा है ना, ये यहां पे एक छेद कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली यूं, समझ गया? ये हो गया सरफेस। अब सरफेस की डायरेक्शन क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर होती है सर, सही बात है। तो सरफेस की डायरेक्शन भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस भी इधर, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री एंगल हो गया। समझ में आया? मतलब सरफेस के तो ये है परपेंडिकुलर, लेकिन सरफेस की जो डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी में, वो इसके खुद के परपेंडिकुलर ही होती है। तो दोनों में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो अब दो तरीके से बोल सकते हो, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, पहली लाइन। और दूसरी लाइन क्या बोल सकते हो कि जब सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी से बोलो तो 0 डिग्री बोलो, अगर आप फिजिकल देख के बोलो तो बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो फिर हम एंगल को कंसीडर नहीं करेंगे और डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि फ्लक्स हमारा कैसा होगा? मैक्सिमम पाया जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है ना? अगर कहीं एंगल की बात आए तो इस तरीके से कोस थीटा लेते हुए सोल्व करना बेटा। क्लियर है? क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को पहले से पता था? जिनको पता था अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था और थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो भाई, एक यूज तो हो गया कि पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट दूसरा क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। परफेक्ट है बेटा, लिखो। और जिनको आता है निकालना, ये आपकी एक्चुअली प्रैक्टिस सेशन क्लास समझ लो आप, ठीक है ना? जिनको निकालना आता है वो निकालो पहले से। ड्यू टू ए लाइन चार्ज, अब समझाने की जरूरत नहीं है। ओके गुड, निकालो फटाफट। मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर चार्ज फैला हुआ है पूरी पे बराबर तरीके से। ये एक लाइन है, दिख तो रही है सबको? हाईलाइट कर देता हूं, ये न्यू मार्कर है, थोड़ा बारीक चलता है, ठीक है? ओके, लाइन का क्लोज सरफेस, लाइन पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको क्या बोलते हैं? लैम्बडा। जानते हो ना क्या होता है? लाइन चार्ज डेंसिटी। ओके, और क्या वैल्यू होती है इसकी? लैम्बडा क्या होता है? क्यू अपॉन एल। जहां पे ये जो एल है ये क्या है? लेंथ ऑफ द लाइन। समझ गए? इस वायर की लंबाई को एल डिसाइड करता है। परफेक्ट है बेटा। ओके, अब देखो क्या होगा इसका क्लोज लूप, बताओ जरा। क्या होना चाहिए भाई? जो इसको चारों तरफ से घेर ले, क्या होगा? एक सिलेंडर। परफेक्ट है। ओके, तो मान लो इस लाइन से यहां से एक डिस्टेंस, मान लो ये r डिस्टेंस है, यहां इस पॉइंट पे मुझे क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने क्या किया? इस पॉइंट से पास होने वाला और इसको चारों तरफ से घेरने वाला एक क्या बना दिया है मैंने? क्या बना दिया है? क्लोज सरफेस बना दिया। ठीक है, अब देखो इससे पूरे सिलेंड्रिकल से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो सर यहाँ पे 3 सरफेस है, जैसे पेन है। अब इस पेन को चारों तरफ से आप लोगों ने ऐसे घेर दिया, ऊपर भी क्लोज, नीचे भी क्लोज, चारों तरफ से घेर दिया। सही बात है। ड्रम है, ड्रम के अंदर मान लो एक रोड रख दिया आपने जिसमें चार्ज है। ओके, अब क्या करेगा? उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो इस वायर से ऐसे चारों तरफ क्या, बाहर की तरफ क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। सही बात है, परफेक्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा बेटा? वो निकलेगा ऐसे, यहां से यूं बाहर की तरफ, यूं जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूं बाहर की तरफ। सही बात है। जैसे मार्कर है, पूरे पे चार्ज है तो इससे चारों तरफ निकलेगा, यूं 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 बाहर की तरफ। ओके, क्या ऊपर की तरफ कोई जाएगा? क्या नहीं जाएगा सर। क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। तो मान लो ऊपर की तरफ जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बोल दिया E1, इधर वाले जाने वाले को मैंने बोल दिया E2, इधर जाने वाले को मैंने बोल दिया E3। अब पहले तो ये बताओ, E1 और E3 में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? कोई फ्लक्स लाइन, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या यूं जाएगी क्या? ना सर। अगर पेन ऐसे है ना तो इसके हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं है, यूं तो है ही नहीं। इस क्या, इस ऊपर वाले, जो ऊपर वाला आपका सिलेंड्रिकल का लूप होगा, क्या उसमें होते हुए लाइन जाएगी? नहीं जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, मतलब इसको बोल दो आप φ1 बोलो, एक काम करो E1 मत बोलो, इसको आप बोलो φ1, इसको बोलो आप φ2 और इसको बोलो आप φ3। सब φ1
एंड फाई ऑफ 3 बोथ आर इक्वल टू 0। रीजन समझ में आ गया? क्यों? बिकॉज फ्लक्स इधर रहेगा, ये एरिया इधर है। क्लियर है? तो इसके परपेंडिकुलर लाइन नहीं है तो 0 हो गया। हाँ, इसमें होते हुए लाइन जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल जाएगी। कितनी जानी चाहिए बताओ? अगर मैंने बोला कि फाई 2 कितना होना चाहिए तो कितना होना चाहिए जरा बताओ? फाई ऑफ 2 लगाओ गाउस लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन परफेक्ट है, ई डॉट ds। एंगल कितना है दोनों के बीच में? देखो इधर बनाओगे तो इधर निकलेगा, परपेंडिकुलर है तो एंगल 0 हो गया, परफेक्ट है। या 1/ε टाइम्स q चार्ज। अब लाइन का चार्ज तो हम लैम्बडा से दिखाते हैं, हमारे पास q है, q और लैम्बडा में रिलेशन है। l को इधर ले जाओ, l लैम्बडा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। l टाइम्स ऑफ लैम्बडा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ओके, बताओ बेटा ये कितना होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड E। अरे भाई सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है? कितना होता है बताओ? 2πr/h। अरे सही है, 2πr/h होती है इसकी हाइट, जो मैंने l से लिख रखी है, l लैम्बडा l डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो क्या बन रहा है ये, चेकआउट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड E इसको उठा के ले गया इधर, दैट इज ओवर लैम्बडा l डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट 1/2πrl। l से l गया बेटा, क्या बना? इट्स लैम्बडा डिवाइड बाई 2πr, इट्स E। k की वैल्यू क्या होती थी? एप्सिलॉन भी है साथ में, 4πε नॉट। ओके, तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर कर दो, नीचे बन गया 1/4। ओके, ये हो गया k लैम्बडा डिवाइड बाई 4πε तो गया, r रह गया, ऊपर का 2 भी है, 2k लैम्बडा डिवाइड बाई r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज इज ऑलवेज 2k लैम्बडा डिवाइड बाई r। तो लाइन चार्ज से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबके? नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है? ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेट। ठीक है, फ्लैट मत समझ लेना, प्लेट है। ओके, एक रेक्टेंगुलर प्लेट और उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? चेकआउट करो। मान लो ये एक प्लेट है, रेक्टेंगुलर है बेटा, तो इसलिए थोड़ा ऐसे दिखा रहा हूं। इस पूरी पे ये चार्ज फैला हुआ है यूं बराबर तरीके से। ठीक है, ऐसे एक प्लेट है, यूं सरफेस है एक कॉपी की तरह, यूं बाहर निकल रही है लाइंस, यूं बाहर निकल रही है। जैसे आपको क्या बताऊं, ये डिब्बा देखो, जैसे आपको ये मोबाइल का डिब्बा है, ये एक सरफेस है, समझ में आ गया? तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए तो यूं निकलेगी, ये यूं निकलेगी। ये वाला सरफेस नहीं है क्योंकि बहुत पतली झिर्री है, प्लेट है, बहुत पतली प्लेट है एक, समझ में आ गया? तो या तो यूं निकलेगी या यूं निकलेगी। ओके, मान लो इस पे चार्ज फैला हुआ है, तो चार्ज डेंसिटी मैंने दे दी इसकी किससे? सिग्मा से। ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, या चार्ज डेंसिटी। इसका क्या है? एरिया है। तो सिग्मा किसके बराबर होगा? Q अपॉन A। मतलब Q निकालोगे तो क्या होगा? सिग्मा टाइम्स ऑफ A। ओके, कि इस पूरे एरिया पे भाई इसकी लंबाई और चौड़ाई है तो एरिया रहेगा, ठीक है ना? ओके, इसको क्या बोलते हो? चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते। एरिया ले रहा है सरफेस, तो किधर जाएगा बेटा? इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, दो ही तरफ जाएगा और तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं। ओके, तो इसको ढकने वाला, भाई मान लो एक प्लेट है या एक मान लो एक नॉर्मल ये फॉइल है, इसको मुझे ढकना है, क्या करूं? एक चद्दर ऊपर डाल दूं, एक नीचे बिछा दूं, ढक जाएगा पूरा, बराबर है ना? बिल्कुल सही है। तो एक इधर की तरफ डाल दो, सेम रेक्टेंगुलर, एक इधर की तरफ डाल दो, ऐसा वाला, एक इधर की तरफ डाल दो, ठीक है? और दोनों तरफ बराबर बराबर क्या जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। इधर भी उतना ही जाएगा बराबर, इधर भी उतना ही जाएगा। अब एक बात बताओ मेरे को, यहां से जो लाइन निकल गई बेटा वो तो सीधी सीधी चलेगी ना। आप प्लेट को यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, वहां रखोगे तो भी उतनी ही जानी है, यहां रखोगे तो भी उतनी ही जानी है, सही बात है। तो इसमें कोई डिस्टेंस से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। देखो एक पॉइंट चार्ज है ना, अगर इसका यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, मान लो यहाँ से, ठीक है। अब मान लो एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया आपने इतना बड़ा, उसको आप यहाँ रखोगे ना तो हो सकता है इसमें से 2-3 लाइन जा रही हो। अब सरफेस आती है आगे जाके यूँ फैल जाती है। अब अगर इसी एरिया को आप यहाँ ले जाओ तो हो सकता है एक ही निकले। मतलब जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हो ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की डेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन जब प्लेट होती है ना बेटा, तो इससे पैरेलल लाइन निकलती है। सबसे बड़ी बात यह है, तो कितना भी दूर जाओ आप कितना भी दूर जाओ यहाँ से, पैरेलल लाइंस अगर है तो ये एक दूसरे से डिस्टेंस तो होएगी नहीं इसकी, तो मतलब इनकी डेंसिटी हमेशा सेम ही रहती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया? क्यों नहीं डिपेंड करता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से कैसी है, पैरेलल लाइन से। समझ में आ गई बात? यूं जा रही है, यूं बराबर तरीके से, ये प्लेट है सब पे से यूं निकल रही है, एकदम फिक्स क्वांटिटी में, है ना? क्लियर है ना कि नहीं है? ओके, तो ऐसा यहाँ पे क्या है, बिहेवियर है। अब देखो आप, अगर मान लो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, आप तो चार्ज ही लगाओगे, क्या लगाओगे कि फाई दैट इज ओवर, भाई इधर से मान लो टोटल फ्लक्स फाई है, आधा इधर से जा रहा है आधा इधर से जा रहा है, तो दो में सम हो गया। मान लो इसको फाई 1 बोल दिया, इसको फाई 2 बोल दिया, तो फाई इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2, और एक्चुअली आपका फाई 1 इक्वल्स टू फाई 2 इक्वल्स टू फाई बाई 2 के बराबर होगा। सही बात है। अब देखो इस अकेली प्लेट में से कितना जा रहा होगा, है? अगर आपको ये फाई निकालना है तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स फाई, टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, क्या होना चाहिए, इट्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है? या लिख दो आपका E डॉट ds। अब ds सरफेस क्या हो जाएगा सर, इसका एरिया। अब जितना एरिया इसका है उतना इसका होगा, ds को नीचे ले आओ, ये हो जाएगा Q अपॉन सरफेस S इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। Q अपॉन S, Q अपॉन A को आपने क्या लिखा है, सिग्मा, आप इसको क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ गया टोटल फ्लक्स और ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर आप फाई 1 की वजह से लिखोगे तो आधा लिख देना, इधर लिखोगे तो आधा लिख दो। अगर आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे कितना होगा, ये टोटल चारों तरफ था उसकी वजह से आया था। अगर एक पर्टिकुलर जगह पे देखोगे, मान लो फाई 1 था वो आधा था ना, Q बाई 2 था, तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो आप लिखोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज सर यहाँ आप तो आपने पूरा ले लिया, तो आंसर एक्चुअली ये वाला सही है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दिखेगा, यहाँ भी आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही दिखेगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल से एक एप्लीकेशन थे गाउस लॉ के। गाउस लॉ हम लोगों ने पढ़ा, इसके एप्लीकेशंस हम लोगों ने पढ़े, और ये हमारे आगे जाके थोड़े बहुत काम भी आने वाले हैं। ये आप लोगों के मैक्सवेल इक्वेशंस में गाउस लॉ की आपकी इक्वेशंस आएगी। अब जरा इसको थोड़ा सा और समझते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है आगे जाके, ठीक है ना? हाँ भाई, ये चार्ज के लिए, प्लेट के लिए, सरफेस के लिए, ये सब हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है। ओके, ठीक है? हाँ देखो बेटा, अब समझो गाउस ने क्या लॉ दिया था, समझते हैं। गाउस ने बोला कि अगर आप लोगों ने फ्लक्स निकालना है ना, अब समझना थोड़ा ध्यान से, तो ये बराबर होगा एक क्लोज सरफेस। ध्यान से समझना, सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर दो सरफेस के साथ में। अब आप एक बात हमेशा जानते हो कि अगर मान लो सरफेस क्लोज्ड है, जैसे मैंने बोला कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर आप समझ लो, ऐसा समझ लो जैसे ड्रम है कोई, क्या ड्रम में आप पानी भर सकते हो क्या? बिल्कुल भर सकते हैं। मान लो एक स्पेयर है, स्पेयर में आप हवा भर सकते हो क्या? बिल्कुल भर सकते हैं। सही बात है कि नहीं है? तो मतलब जब कोई सरफेस क्लोज हो जाता है ना, तो क्लोज होने का मतलब ये होता है कि वो एक वॉल्यूम को कंटेन कर सकता है, क्योंकि कोई चीज़ है वो चारों तरफ से बंद है और पैक है, कहीं कोई छेद नहीं है, क्लोज्ड है पूरा का पूरा। तो एक क्लोज सरफेस के पास हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए गाउस ने जब ये लॉ दिया था, तो इसी के बाद में गाउस ने एक लॉ और दिया था, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो, ठीक है, मैंने EMFT के टाइम पे पढ़ाया था, ठीक है ना? एक थ्योरम दी थी गाउस ने, दैट इज कॉल्ड योर गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, अब वो क्या थ्योरम थी? तो इसने ऐसा बोला था कि एक क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड surface can contain a volume। और जो कि सही भी बात है कि अगर सरफेस क्लोज है तो उसके वो एक वॉल्यूम को कंसिडर किया जा सकता है। मतलब हम सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो इसने भाई साहब ने क्या बोला, इस भाई साहब ने ये बोला कि अगर आप लोगों ने मान लो सरफेस इंटीग्रल करना हो, ठीक है, किसी सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो अगर आपको ये डिफिकल्ट पड़ रहा है तो आप ऐसा ना करके आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको आप कन्वर्ट कर दो किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रल में। ठीक है, वॉल्यूम तो आप जानते हो, सरफेस जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
तो इसको आप क्लोज या ओपन बोल सकते हो। वॉल्यूम कोई क्लोज या ओपन नहीं होता है, वॉल्यूम तो वॉल्यूम है, वो तो क्लोज ही रहना है। अगर आप पानी भर रहे हो और उसको लीक कर रहा है तो वो क्लोज नहीं है, अगर वो क्लोज्ड है तभी तो वॉल्यूम है। सही बात है। वॉल्यूम होती है स्केलर क्वांटिटी, आप जानते हो ट्रिपल इंटीग्रेशन, जानते हो ना। ओके, तो ये किसी भी क्वांटिटी के उसके किसके बराबर होता है, तो अगर आप उसका डाइवर्जेंस लो तो वो वॉल्यूम के बराबर होता है। ऐसा किसने बोला, ऐसा बोला गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग। मतलब आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। मतलब आप गाउस लॉ को ये भी लिख सकते हो कि इट्स क्लोज्ड इंटीग्रेशन, इट्स वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज योर डी ऑफ। क्लियर है ना। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसा है, कैसे है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट्स डाइवर्जेंस। ओके, तो डेल डॉट ई डीवी भी आप इसको बोल सकते हो, आप इसको वॉल्यूम के साथ भी क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। और ये जो इसने रूल दिया, इसको हटा दो मैं नीचे वाले को, ये इसने रूल दिया अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम। इसके बाद में यहां पे थोड़ा सा एक कमाल होने वाली चीज हम लोगों ने देखी। क्या देखी, समझते हैं। देखो भाई, कहानी तो कुछ ऐसी थी ना कि ये जो फ्लक्स था, यही फ्लक्स उसने बोला था कि 1/ε टाइम्स ऑफ क्यू ऑफ एनक्लोज्ड के बराबर भी होता है। मतलब जो चार्ज एनक्लोज्ड है सरफेस के अंदर, अगर उसका 1/ε टाइम करोगे तो वही आपका किसके बराबर होता है, फ्लक्स के बराबर होता है, जो कि एक्चुअली ये है। तब ये इक्वल टू ये लिख रहे थे, अब ये बराबर इसके है, तो आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपने किया कि इंटीग्रेशन करना है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ये आपने डाइवर्जेंस ले लिया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हो गया आपका डीवी, ये हो गया आपका क्यू जो कि आपका एनक्लोज्ड है। ओके, और डिवाइड बाय ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, जैसे मान लो आपके पास में एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर अगर आप ये रूल अप्लाई करते हो हैं, तो सिलेंडर का वॉल्यूम ले लोगे आप, सिलेंडर का वॉल्यूम 4/3 πr3। ठीक भाई, सिलेंडर का क्या ले लोगे आप, वॉल्यूम ले लोगे, वॉल्यूम कैसे लेना है कंसिडर कर लेंगे। सही बात है। ओके, 4/3 πr3 तो स्क्वायर का होता है। ओके, तो सिलेंडर का क्या ले लेंगे हम, वॉल्यूम कंसिडर कर लेंगे, वही तो करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। परफेक्ट है सर। जो भी क्वांटिटी होगी उसका वॉल्यूम हम लोग यहां से कंसिडर कर देंगे। मतलब डेल और ई जो रहने वाले हैं, ये तो अपने प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये पूरा का पूरा एक वॉल्यूम दिखाएगा, है ये बी यहाँ पे वॉल्यूम को दिखा रहा है, और ये हो जाएगा क्यू जो कि एनक्लोज्ड है, और ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट। अगर इस वॉल्यूम को मैं नीचे भेज दूं, क्यू अपॉन वी बनेगा, बताओ नहीं बनेगा, है। जैसे आप बोलते हो मास डेंसिटी 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 डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, क्वांटिटी डिवाइड बाय दैट वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, डेंसिटी बोलते हो। सही बात है। तो अगर मैं इसको यहां से कहां भेज दूं, नीचे भेज दूं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो जरा, ये हो गया डेल डॉट ई वेक्टर इक्वल टू क्यू, ये वी नीचे पहुंचेगा, उसको आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम डेंसिटी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां पे मैंने 3 तरह की डेंसिटी दिखा दी आपको, लैम्बडा याद हो, लाइन चार्ज डेंसिटी, फिर उसके बाद में मैंने आपको दिखाया सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसके बाद में नई क्वांटिटी आएगी रो, दैट इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गया। तो तीनों से अवगत करवा दिया है। अब यहां से इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से समझना कि गाउस ने अपने 2 रूल्स देके उसने एक बहुत बड़ी इक्वेशन डेवलप करके दे दी। उसने ये बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिलेट कर सकते हो एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के हिसाब से, और इसमें अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप ये निकाल सकते हो, ये कर सकते हो। सही बात है कि नहीं है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो आपको वेक्टर्स के रूप में पता है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उसने ऐसे दे दिया कि it's 2ik + 3jk + 4k, अगर ऐसा दे दिया, जानते हो ना कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आप इसका ऐसे डाइवर्जेंस निकाल के इसको आप क्या कर सकते हो, dx / dz करके यहां से आप क्या निकाल सकते हो, आप चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल था, समझ में आया। ये बहुत क्या है, इंटरेस्टिंग रूल है। अब समझिए, यहां को आप और भी चेंज कर सकते हो इसको कई तरीके से। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ई जो होता है उसको आप बोलते हो एप्सिलॉन नॉट डी, बोलते हो कि नहीं बोलते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होता है, जानते हो ना। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखो, अगर इस एप्सिलॉन को इधर ले जाओ तो ये एप्सिलॉन नॉट ई बन जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, डी। ओके, उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई होता है। ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
अगर इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि B इक्वल टू म्यू एच होता है कि नहीं होता है। म्यू मैग्नेटिक फील्ड के लिए कांस्टेंट होता है, दैट इज ओवर परमेबिलिटी, दैट इज ओवर परमिटिविटी। देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, रिलेशन कुछ ऐसा ही है कि नहीं है बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन एक जैसे ही होते हैं, समझो। देखो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। अगर इस एप्सिलॉन को उठा के मैं यहां ले गया ना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो ऑफ वी। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ये रूल इंटरेस्टिंग है या नहीं है? बिल्कुल है ना? अरे बिल्कुल है। इसको मैं और इंटरेस्टिंग बना सकता हूं। देखो आगे चलते हुए चलो, चीजों को बस समझते हुए चलो। देखो जरा ध्यान से, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में और वोल्टेज में कोई रिलेशन होता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में कोई रिलेशन होता है? क्या रिलेशन होता है? बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू योर ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज। जानते हो ना, आपने ऐसा लिखा होगा कभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर इंटू वी, ऐसा लिखा है कभी? अरे लिखा होगा ना? हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, वही कहानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ये लिख सकते हो कि वोल्टेज का अगर मैं ग्रेडियंट लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अब सोचो अगर इसको उठा के मैं यहां डाल दूं तो ये रूल और भी तगड़ा बन जाएगा। ये बन जाएगा डेल डॉट डेल वी इक्वल्स टू रो ऑफ वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप लिख सकते हो इसका स्क्वायर डेल ऑपरेटर का, ओके, दैट इज योर वोल्टेज V। आपने वहां वॉल्यूम से लिखा था, इसको स्मॉल से कर देना, इक्वल्स टू रो ऑफ V, ये वॉल्यूम है और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। क्या ये इक्वेशन आपको देखी हुई लग रही है? क्या ये इक्वेशन आपको देखी हुई लग रही है? बिल्कुल लगनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड योर पॉइजन इक्वेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में काम आएगी बेटा हमारे, समझ गए? इट्स कॉल्ड योर पॉइजन इक्वेशन। और सोचो अगर इसमें एक पंगा हो जाए, क्या कि इफ रो ऑफ v इक्वल्स टू 0। अब रो ऑफ v क्या था बताओ? क्या था? सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी रो ऑफ v किसके बराबर था? q अपॉन v। भाई रो ऑफ v क्या था? q अपॉन v। अब v तो वॉल्यूम है, किसी सरफेस का वॉल्यूम है, वो तो 0 हो नहीं सकता। तो ये 0 कब होगा? जब q 0 हो जाए। तो ये तब हो सकता है जब q एनक्लोज्ड कितना हो जाए? 0। मतलब अगर कोई सरफेस है, कोई क्लोज लूप आपने ऐसे ही बना दिया और उसके अंदर चार्ज है ही नहीं, उसके अंदर क्या नहीं है? चार्ज नहीं है, तो रो ऑफ v क्या बनेगा? 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ बताओ जरा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? सही बात है। अगर रो 0 बन गया तो देखो सारी चीजों का रिपीटेशन करा दिया मैंने थोड़ी देर में, ठीक है ना? अब समझो, अगर रो ऑफ v 0 हो गया तो क्या होगा? यू कैन से कि ओवर डेल स्क्वायर v इक्वल्स टू 0। दिस इज कॉल्ड लैप्लेस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? लैप्लेस इक्वेशन, ठीक है? क्या बोलोगे? अब लाप्लास ने क्या इक्वेशन दी थी? अब समझिए कि अगर एनक्लोज चार्ज अगर आपका 0 हो तो आपका पॉइजन इक्वेशन ही क्या बन जाती है? लैप्लास इक्वेशन बन जाती है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइजन इक्वेशन कैन कन्वर्टेड इनटू द लैप्लास इक्वेशन इफ द एनक्लोज्ड चार्ज इज 0। लिख लेना, ओके, कि पॉइजन इक्वेशन इज कन्वर्टेड टू द लैप्लास इक्वेशन इफ द एनक्लोज्ड चार्ज इज 0। क्लियर है? अगर 0 हो गया तो आपकी कहानी जबरदस्त हो जाएगी। और देखो यहां से एक रूल और निकल के आता है, ठीक है? वन लाइन में ही है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। तो देख लीजिए, देखो यहां से एक रूल भी निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? ये डेल, ये क्या है यहां पे? ये क्या है? ये है बेटा डेल ऑपरेटर। जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना अच्छे से? मतलब ये क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। अगर आप डेल को लिखो तो ऐसा ही होता है ना, डी बाई डी एक्स आई के, डी बाई डी वाई जे के, डी बाई डी जेड के। बताओ यही होता है कि नहीं होता है? अब किसी क्वांटिटी का अगर आपने डिफरेंशिएट किया और वो आपको कितना मिल रहा है? 0।
किसी क्वांटिटी का अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएट किया और वो आपको कितना मिल रहा है, 0, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट है। कैसी है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे कि इफ द एनक्लोज्ड चार्ज इज 0 then the voltage, समझिए, कैन बी। अब 0 कब हो सकता है, 2 केस में हो सकता है। कब, अगर मान लो यहां पे सिर्फ एक ही है x, तो एक बार डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स से तो मिल गया मान लो 1, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये तो हो गया लीनियर y इक्वल्स टू x, समझ गए, ये हो गया कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज कैन बी लीनियर और 0, कांस्टेंट। अब देखो ये चीज प्रूफ भी है। कैसे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एक गोला होता है, एक सरफेस होता है, उसके अंदर आपका जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज आपका कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। बताओ, पता था कि नहीं पता था? हाँ, अगर जिनको और जानकारी चाहिए तो यूनिकनेस थ्योरम मैंने पढ़ाई हुई है EMFT में, वहां जाके देख लेना। आज हम लोगों को पढ़ना था सिर्फ गाउस लॉ। गाउस लॉ से रिलेटेड और कहानी मैंने आप लोगों को बता दी है, क्योंकि ये चीजें, ये इक्वेशंस आपकी सारी की सारी यूज होने वाली है बेटा बार बार। अब सिर्फ हम इक्वेशंस ही इक्वेशंस पढ़ेंगे, इसलिए मैंने ये सारी इक्वेशंस का रिवीजन भी आप लोगों को करवा दिया है। आगे और भी इक्वेशंस आएगी, अगली क्लास में हम और भी धमाका करेंगे। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू गाइज, थैंक यू।